एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, तो हम आज देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के कितने आर्टिकल हैं। तो आज इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो आज के हैं जो 4 आर्टिकल हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है एंजल चकमा अभी जो केस हुआ है उसके ऊपर है, और सेकंड जो आर्टिकल है एक लिस्ट अभी जारी की है, एक्सचेंज की है इंडिया और पाकिस्तान ने, जो प्रिजनर और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर है। और जो थर्ड आर्टिकल है वो हमारा है टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर। और जो फोर्थ आर्टिकल है वो फर्स्ट सनराइज हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश में, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो आज सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है, एक केस हुआ है अभी, जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो अभी क्या केस हुआ है कि एक, पहले इस टॉपिक को देखते हैं, आर्टिकल को पढ़ते हैं। जस्टिस फॉर एंजल चकमा ट्रायल हेल्ड बाय नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट इन दिल्ली अगेंस्ट रेशियल व्योलेंस। यानी कि इन्होंने अभी क्या किया है, एंजल चकमा के जस्टिस के लिए अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी बात है ये 9 दिसंबर की, कि कुछ, यानी कि जो एंजल चकमा और उसका ब्रदर था जो कि त्रिपुरा में पढ़ते थे, बट वो अभी यहाँ देहरादून में आए हुए थे, तो वो मार्केट के लिए निकले। यानी कि एंजल चकमा जो थे हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड के रहने वाले थे, यानी कि त्रिपुरा के। तो वो क्या थे, अपने कुछ ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट में जा रहे थे। तो वहाँ पर कुछ देहरादून के लोगों ने उनको देखा, तो वो ऐसे ही बोलने लगे उनको कि चाइनीज़ हैं, ये चाइनीज़ हैं। बट ऐसा नहीं था कि वे चाइनीज़ हैं, वे नॉर्थ साइड हैं। बट जो एंजल चकमा है उन्होंने बोला भी कि हम चाइनीज़ नहीं हैं, वी आर इंडियन। बट उन पीपल ने एक बार भी नहीं सुना, और उनको यानी कि रेशियल, यानी कि जातीय के ऊपर उनके ऊपर कमेंट करने शुरू कर दिए। बट एंजल चकमा से दैट कि आई एम नॉट ए चाइनीज़ बट आई एम ए इंडियन, बट nobody listen that and then they उन्होंने क्या किया, उन्हें रोड और नाइफ के साथ मारना शुरू कर दिया। तो जो एंजल चकमा था वो अभी थोड़े दिन पहले कहाँ पर हॉस्पिटल था, यानी कि उसे कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई थी, तो वो हॉस्पिटलाइज था। लेकिन अभी क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एंजल चकमा है उन्होंने यहाँ पे जैसे बोला है कि वी वांट जस्टिस फॉर एंजल चकमा, कि हम न्याय चाहते हैं एंजल चकमा के लिए। उन्होंने उसके जो एंजल चकमा के लास्ट वर्ड थे वो क्या थे कि वी आर नॉट चाइनीज़, वी आर इंडियंस, बट दे पीपल नॉट लिसन व्हाट ही से एंड दे आर ब्रूटली, बहुत ही बुरे तरीके से उसे मारते रहे। एंड नाउ ही वॉज डेड। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि हम इंडियंस हैं। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि कोई अगर नॉर्थ ईस्ट साइड से आता भी है तो हम उसको देखकर क्या करते हैं कि ये ही वॉज ए चाइनीज़, ही वॉज नेपाली। बट वी डोंट थिंक अबाउट मैन, कि अगर हम ऐसा बोल देते हैं तो उसकी मेंटली स्टेट क्या होगी, कि वे इंडियन होने के बावजूद भी ऐसा उन्हें कहा जाता है कि वे चाइनीज़ हैं, वे नेपाली हैं। कहना गलत नहीं है, बट वो एक अपने आप को बोलते हैं कि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन। बट हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, वे नेपाली हैं, वे चाइनीज़ है। तो ये केस अभी हुआ है जो कि देहरादून में हुआ है, जो त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा थे। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए कि अगर हम किसी को बोले, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर हैं वहाँ के पीपल्स लगते हैं चाइनीज़ जैसे, लगते हैं नेपाली जैसे, बट दे आर इंडियंस। तो कमेंट पास करने की बजाय उन्हें पूछ ले कि हु आर दे। सो ये हमारा टॉपिक था जो कि अभी एंजल चकमा का डेथ हुआ है। तो सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। यानी कि अभी क्या हुआ है, फर्स्ट सनराइज हुआ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल वेलकम फर्स्ट सनराइज विद डांस ऑफ डॉन। यानी कि अभी जैसा अभी डिस्कस करेंगे कैसे फर्स्ट सनराइज अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों है, हरियाणा में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं, तो ये सब डिस्कस करेंगे वाई। तो अगर हम देखें तो ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कि जैसे वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डांस ऑफ डॉन कब किया जाता है, या फर्स्ट सनराइज कहाँ पर सबसे पहले होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डांस ऑफ डॉन है, एक मिनट।
जो डांस ऑफ डॉन है उसे हम क्या बोलते हैं, अलो प्रभात भी बोलते हैं, जो कि अभी सनराइज हुआ है, जो सबसे पहला सनराइज हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के जैसे कि ये अभी डांस ऑफ डॉन ये इस टाइप से कर रही हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सनराइज इन इंडिया। तो जो फर्स्ट सनराइज इन इंडिया है वो सब कहाँ पर हुआ है, डोंग गांव में हुआ है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंजाव, यानी कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश के, एक अंजाव डिस्ट्रिक्ट के डोंग गांव में हुआ है, जो सबसे पहले दिखाई दिया है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो सूरज है वो किस साइड से निकलता है, ईस्ट साइड से सबसे पहले निकलता है, यानी कि जो सबसे ईस्ट साइड होगा वो ही है। तो अगर हम देखें तो अपना जो नॉर्थ ईस्ट साइड है ये अपना क्या है, सेवन सिस्टर्स हैं। तो सेवन सिस्टर के जो सबसे छोर पर है, एक बार मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। जैसे कि ये है अपना, एक सेकेंड, जैसे कि अपना ये हमारा मैप है किसका, अरुणाचल प्रदेश का, एक सेकंड, अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका जो सबसे ईस्ट साइड है वो कौन सा है, डोंग। तो ये डोंग गांव है जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ये डोंग गांव में सबसे पहले सूरज निकलता है। तो कितने बजे निकलता है सूरज, वो निकलता है 4:30 AM पे इन विंटर में निकल जाता है। तो इसमें ये दिखा गया है कि डोंग वैली वेयर सनराइज फर्स्ट इन इंडिया, कि डोंग वैली में जो कि है सबसे पहले सनराइज होता है। तो हम सेकंड जो हम इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो है डांस ऑफ डॉन। तो सबसे देखेंगे कि डांस ऑफ डॉन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, डांस ऑफ डॉन वाज एन आर्टिस्टिक नरेटिव प्रेजेंटेड थ्रू चैंट सॉन्ग इंडिजीनियस रिदम प्रोड्यूस यूजिंग ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो डांस ऑफ डॉन है वो एक तरह से हम चैंट्स के थ्रू, यानी कि कीर्तन भजन के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, या फिर कोई डांस वगैरह है उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में किसके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको सब एक तरह से कंबाइन करके हम ये डांस ऑफ डॉन करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्लू प्रभात बोलते हैं। एक सेकेंड, एक मिनट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्लू प्रभात बोलते हैं। तो यूपीएससी में आ सकता है कि डांस ऑफ डॉन का अदर नेम क्या है, अल्लू प्रभात। तो ये सारा हमने कि इसके बारे में डिस्कस किया है, डांस ऑफ डॉन, यानी कि जो फर्स्ट सनराइज हुआ है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। हम सबसे पहले देखेंगे कि सन का प्रोसेस क्या है, कि जैसे कि सन है सबसे पहले किस साइड में निकलता है, ईस्ट साइड में निकलता है। तो इस साइड में निकलता है। तो अगर हम देखें इंडिया का जो सबसे ईस्ट साइड है वो है डोंग, यानी कि गांव है अंजाव डिस्ट्रिक्ट का, डोंग में निकलता है। अगर हम दुनिया में देखें, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में सबसे जो ईस्ट साइड है वो है किरीबाती। इंडिया में तो निकलता है डोंग में, और जो वर्ल्ड में निकलता है वो निकलता है किरीबाती में। कहाँ पे निकलता है, किरीबाती में। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट सनराइज है अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो किरीबाती में, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं वो डोंग में सबसे पहले निकलता है। और जो एक चीज़ थी कि जो डांस ऑफ डॉन है वो कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा किया जाता है। कम्युनिटीज़ कौन सी है, वो मेयर्स एंड मिसमीज, यानी कि दो कम्युनिटीज़ है जिसके द्वारा डांस ऑफ डॉन किया जाता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कब किया जाता है, जब फर्स्ट सनराइज होता है। तो फर्स्ट सनराइज कहाँ पर होता है, डांस में डोंग में होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक गाँव है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट का दो कम्युनिटीज़ के द्वारा किया जाता है, मेयर एंड मिसमी के द्वारा। और इसका जो सेकंड नाम है डांस ऑफ डॉन का वो है अल्लू प्रभात, और चैंट्स एंड सॉन्ग के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा था डांस ऑफ डॉन, जो कि फर्स्ट सनराइज है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो अब हम सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, थर्ड आर्टिकल जो हमारा है वो है क्या है, इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। यानी कि क्या होता है कि जब फर्स्ट जन होती है, यानी कि फर्स्ट जन जो अभी कल गई है, उसमें क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं, लिस्ट ऑफ प्रिजनर एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यानी कि वो बताते हैं कि जो इंडिया के प्रिजनर है पाकिस्तान में वो कितने हैं, और जो पाकिस्तान के प्रिजनर है वो इंडिया में कितने हैं। तो एक ये लिस्ट जारी करते हैं बोथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड सेकेंड जो लिस्ट जारी करते हैं वो करते हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यानी कि जो पाकिस्तान है वो बताता है कि अपने पाकिस्तान में कितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, एंड जो इंडिया वो बताता है कि उसके इंडिया में कितना है। इन फ्यूचर अगर कोई झगड़ा वगैरह या फिर वॉर स्टार्ट होती है तो ऐसा वो बताते हैं कि अगर ऐसा इन फ्यूचर कुछ होता है तो
प्लीज़ पाकिस्तान है जो अटैक ना करें न्यूक्लियर पे, न्यूक्लियर जो प्लांट वगैरह है, और जो इंडिया है वो अटैक ना करे जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वगैरह है, बिकॉज ऑफ अगर वो अटैक करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान होगा जो हमारा कहाँ पर है, न्यूक्लियर पर अगर वो अटैक करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हर 1 जनवरी को एक लिस्ट जारी करते हैं जो प्रिजनर की और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अभी लिस्ट जारी हुई है किसकी, पाकिस्तान सॉरी प्रिजनर की। तो वो लिस्ट कौन सी है, तो वो लिस्ट कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टुडे हैंडेड ओवर ए लिस्ट 257 इंडियंस प्रिजन, जिसमें क्या है 58 सिविल हैं और 99 फिशरमैन है। यानी कि अभी एक लिस्ट जारी की है जो कि प्रिजनर्स की लिस्ट है, उसमें से क्या है 257 प्रिजनर है जो कि पाकिस्तान में है, जिसमें से 199 क्या है फिशरमैन है, और जो 58 हैं वो क्या है हमारे सिविल हैं। कि एक केस चलता है, जैसे कि 1 मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैप, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया का साउथ साइड है, और यहाँ हमारा क्या है श्रीलंका है। तो यहाँ इस एरिया में क्या है, इस एरिया में हमारा समुद्र है। तो जो यहाँ के तमिलनाडु के जो फिशरमैन होते हैं वो मछलियाँ पकड़ते पकड़ते क्या करते हैं, कभी कभी श्रीलंका के टेरिटरी में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ की जो आर्मी वगैरह होती है वो क्या करती हैं, जो फिशरमैन है उनको पकड़ लेती है। तो ऐसे ही वहाँ के वो कैदी बन जाते हैं श्रीलंका के, और ऐसे ही श्रीलंका के इंडिया में आते हैं तो वो यहाँ के प्रिजनर बन जाते हैं। तो सेम केस क्या है वो हमारा पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ कैसे है, जैसे कि गुजरात है, एक सेकेंड, ये क्या है हमारा गुजरात है। तो गुजरात के कच्छ के रण से जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर करते हैं तो वो क्या होता है कि वो वहाँ पर उसको कैद कर लेते हैं, किसको, फिशरमैन को। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे गुजरात के और जो भी ये नीचे साउथ साइड के जो फिशरमैन है वो ऐसे ही चलते चलते वो कहाँ पर चले जाते हैं, पाकिस्तान के टेरिटरी में चले जाते हैं, और वे वहाँ पर उन्हें क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अब दिक्कत ये है कि ना तो फिशरमैन को पता है कि कौन सा एरिया पाकिस्तान का है, कौन सी टेरिटरी इंडिया की है, वो ऐसे ही मछलियाँ पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं। तो अब इसका एक है कि अगर लगता है कि पाकिस्तान को कि इंडिया के लोग जो हैं फिशरमैन हैं वो हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सतर्क करना चाहिए, फायरिंग वगैरह कर दे कि जिससे वो सतर्क हो जाए कि हमारी टेरिटरी नहीं है, ये पाकिस्तान की है, फिर श्रीलंका की है, वो वापस बैक हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है, कि इसकी बजाय वे क्या करते हैं, उनको जो फिशरमैन है उनको पकड़कर क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। तो ये हमारा था प्रिजनर के ऊपर। एंड सेकेंड हम जो देखेंगे वो देखेंगे जो न्यूक्लियर है, इन्होंने अभी न्यूक्लियर की लिस्ट भी बताई है। तो जो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है इंडिया में और पाकिस्तान में। तो जैसे कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है हमारी इंडियन की, वो है फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, सॉरी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का मतलब कहता है कि जो इंडिया है उसने क्या किया है, 2003 में ये पॉलिसी इशू करी थी। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है वो न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा, कि यानी कि शुरुआत इंडिया नहीं करेगा। अगर किसी देश ने इंडिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर कुछ ऐसा काम किया है तो वो रिप्लाई में उसका न्यूक्लियर का यूज़ करेगा, बट फर्स्ट यूज़ इंडिया नहीं करेगा। तो ये किसकी पॉलिसी है, ये इंडिया की पॉलिसी है। बट पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना पाकिस्तान मानता है कि जब पाकिस्तान डज नॉट फॉलो द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। तो बार बार पाकिस्तान क्या करता है, धमकी देता है इंडिया को कि मैं ये कर दूंगा, बिकॉज ही नो दैट कि इंडिया तो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी है 2003 के तहत। बट पाकिस्तान ऐसा करता है, तो इसलिए बार बार वो धमकी देता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कि बिकॉज ही नो कि वेयर वी हैव कितने हमारे पास न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, कितने न्यूक्लियर प्लांट हैं। तो वो ऐसी बार बार धमकी देता रहता है, बट हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम इसका जवाब देते रहते हैं। तो जो हमारी सेकंड है वो थर्ड जो टॉपिक है वो है कि न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, कि हु होल्ड, कि न्यूक्लियर पावर जो इन इंडिया में है वो कौन होल्ड करता है। तो इसमें बताया गया है कि जो इन इंडिया द अथॉरिटी फॉर ऑल डिसीजन रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन लाइज विद द नेशनल कमांड अथॉरिटी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियर काउंसिल। तो हमारे पास कितनी काउंसिल है, 2 काउंसिल है। जो पहली काउंसिल है वो है पॉलिटिकल काउंसिल, और जो सेकंड काउंसिल है वो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो पॉलिटिक काउंसिल है उसके जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी हमारे हाल में है नरेंद्र मोदी जी। और जो सेकंड
एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो चेयरमैन हैं वो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि हैं अभी अजीत डोवाल। तो ये हमारी हैं दो काउंसिल है जो कि होल्ड करती है न्यूक्लियर पावर हमारे इसमें। तो अभी हम देखेंगे कि अभी स्टेट के है, अभी लिस्ट जारी नहीं हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स के अपने कितने हैं कितने नहीं हैं, अभी प्रिजनर की हुई हैं। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियर वेपन इन 2023 और 2024 में कितने थे, तो अराउंड 24 में कितने थे 172 न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे, और जो 2023 में वो कितने थे 164 थे, यानी कि इंक्रीज हुए हैं 2024 में। तो ये हमारा क्या था, एक लिस्ट थी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की थी और प्रिजनर्स की थी, कि अभी क्या हुआ है 1 जनवरी को जो कि लिस्ट एक्सचेंज करते हैं इंडिया और पाकिस्तान किस प्रिजनर और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की। तो ये हमारा थर्ड आर्टिकल था। एंड लास्ट आर्टिकल जो कि है हमारा वो है टेक्निकल टेक्सटाइल विटनेस के ऊपर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है GS3 में इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी से। तो इसमें बताया गया है कि एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल विटनेस 1.2% डिप इन अप्रैल अक्टूबर, यानी कि अप्रैल और अक्टूबर में जो हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल है एक्सपोर्ट, यानी कि हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो कि 1.2% कम हुआ है अप्रैल और अक्टूबर में। तो इसका मेन कारण देखते हैं हम क्या है। सबसे पहला जो कारण है इसका वो है एक्सपोर्ट का। तो हम देखें जो यूएसए है और जर्मनी है एंड देन यूके है, हम इन सबको क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, हम 3 कंट्री को सबसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा यूएसए में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो करते हैं 20% एक्सपोर्ट है, और जो है हमारा जर्मनी उसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं 6% है, और जो हमारा यूके है उसमें हम उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं 5%। तो अब दिक्कत है कि जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में यूएसए ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट थे, जो कि मान लो कि हमारा प्रोडक्ट 10 रुपये का जा रहा था, जैसे कि अब इस पे हम क्या करते हैं 100% टैक्स लगाते हैं, तो ये कि जो 10 का प्रोडक्ट था अब वो कितने का 20 का जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे जो प्रोडक्ट थे यानी कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल थे उसके रेट में बढ़ोतरी हुई है, और जिसकी वजह से वो क्या है यूएसए में महंगे हुए हैं। तो महंगे हुए हैं उसकी वजह से कोई खरीद नहीं पा रहा है, तो इससे क्या हुआ हमारे यूएसए में एक्सपोर्ट की कमी हुई है। तो सबसे पहला बड़ा जो कारण है वो है टेक्निकल टेक्सटाइल का कम होने का मतलब है कि यूएसए में एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। अगर एक्सपोर्ट आ रहा है तो वहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं महंगे हो रहे हैं। तो मेन रीज़न जो है वो है यही। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े वगैरह बनाना होता है, बट यहाँ पर टेक्निकल टेक्सटाइल है, तो हम डिफरेंस देखेंगे कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स एंड देन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो जो हमारा कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स है वो उसका मतलब क्या है कि जो हम यूज़ करते हैं इसको एस्थेटिक और डेकोरेटिव पर्पस के लिए, कि हम किस में यूज़ करते हैं इसमें डेकोरेटिव चीज़ों के बनाने के लिए, बट इसमें हम इसको मेन हमारा जो काम है इसका एक अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखते हैं अभी इसके जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसके कितने 12 सेगमेंट है। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है वो क्या है मेडिटेक, यानी कि हम मेडिकल में यूज़ करते हैं, जैसे कि डायपर सैनिटरी एंड नैपकिन्स बनाने के लिए हम इसका जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसका यूज़ करते हैं। मोबिटेक यानी कि हम हेलमेट बनाने के लिए इन सब का यूज़ करते हैं। ओइकोटेक यानी कि रिसाइकलिंग वास्ट डिस्पोजल, ये बनाने के लिए जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड पैकटेक यानी कि रैपिंग और फैब्रिक्स बनाने के लिए। प्रोटेक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। एंड है स्पोर्ट टेक, स्पोर्ट्स में यानी कि हम जो नेट वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि हम टेनिस खेलने के लिए किसका नेट का उपयोग करते हैं, वो भी हमारा किससे टेक्निकल टेक्सटाइल्स के से बनाए जाते हैं। एंड एग्रोटेक जो कि हमारा फिशिंग नेट्स, यानी कि जब हम मछलियाँ पकड़ते हैं उसके लिए जो नेट का यूज़ करते हैं कि वो मछलियों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, वो भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए यूज़ करते हैं। एंड इज ए बिल्ड टेक यानी कि कन्वांस और ट्रैप फ्लोर फोल वॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लोथ टेक यानी कि जी फास्टनर गारमेंट्स, अम्ब्रेला क्लोथ्स, ये सब बनाने के लिए। जियो टेक जियोग्राइड्स, जियोनेट्स एंड होम टेक, होम टेक में हम मैट्रेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल टेक में हम बेल्ट्स व्हीकल ये सब बनाने के लिए हम इसका टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा आज का आपको वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So thank you for watching my video. So thank you.